हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बच्चे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक। बच्चे, अर्थमेटिक, अंकगणित वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर बात करूं मैं सिलेबस की कि कितना सिलेबस हो चुका है, तो बच्चे 90% आपका सिलेबस हो चुका है। मतलब अगर 20 सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, तो अभी एक सवाल मेंसुरेशन का बचा हुआ है और एक सवाल हमारे सिंप्लीफिकेशन का और एक सवाल डीआई का। 3 सवाल का सिलेबस बचा हुआ है, यानी कि 16 टू 17 क्वेश्चंस का पार्ट हम कर चुके हैं। तो आज एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है मेंसुरेशन। ये चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर तो अ, कुछ है ही नहीं। आपका एक क्लास का सिंप्लीफिकेशन है, एक क्लास का सर्ड सिंडेसिस है, एक क्लास का डीआई है। तीन तो ये हो गए। आपके 4 क्लास का नंबर सिस्टम है। 4 और 3 7 क्लास का सिलेबस बचेगा मेंसुरेशन के बाद। ठीक है भाई, चलिए करते हैं बच्चे आज की क्लास को शुरू। और मेंसुरेशन की अगर मैं बात करूं, तो कल बैठकर मैं पिछले 2-3 साल का एनालिसिस कर रहा था आपके मेंसुरेशन का, कि किस तरह के क्वेश्चंस और किस पार्ट से ज़्यादा सवाल बने हैं। सबसे पहले तो मैंने एनालाइज किया लेवल। बच्चे, लेवल की अगर मैं बात करूं, तो मेंसुरेशन से सवाल देखो नॉर्मली बना है, और सवाल बहुत आसान बना है। मतलब उतना डीप, मैं पिछले 3 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं, मेंसुरेशन से जो भी सवाल बना है वो डायरेक्ट बना है। मतलब सीधा फॉर्मूला, और बहुत आसान। हर शिफ्ट का एनालिसिस मैंने किया, चाहे वो 2024 की शिफ्ट हो, चाहे वो 2023 की शिफ्ट हो, 2022 की शिफ्ट हो, हर शिफ्ट का एनालिसिस। तो मेंसुरेशन बहुत आसान। तो वहां से हमें फिर कंक्लूजन मिला कि मेंसुरेशन को एग्जामिनर मतलब उतना डीप में नहीं जाता है, क्योंकि वो जानता है कि बच्चा जो एसएससी जीडी का पेपर देने आ रहा है, मेंसुरेशन में उसका हाथ कमजोर है, और वो उसको उस फील्ड में ज़्यादा परेशान भी नहीं करता है ना। क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि ये जो मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री वाले पार्ट होते हैं, ये थोड़े से उन लोगों के लिए होते हैं जिनको ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम देने होते हैं, लाइक सीजीएल वगैरह जो एग्जाम हैं। ये वाले चैप्टर्स उन लोगों के लिए होते हैं, यूपीएसआई हो गया या एसएससी सीपीओ वगैरह हो गए। तो फिर आपको वो ज़्यादा परेशान नहीं करेगा मेंसुरेशन में। तो सबसे पहली बात है कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है बच्चे, मेंसुरेशन में सारा का सारा जो खेल है, सारा का सारा जो खेल है, वो है आपके फॉर्मूले का। अभी तक हमने जो अर्थमेटिक पढ़ा था, उसमें फॉर्मूले हमने नहीं पढ़े थे। हमने चीजें कोई रेशियो मेथड से किया, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट से किया, कोई सवाल की लैंग्वेज से किया, मतलब बहुत सारी चीजें हमने वहां पर लगाई। लेकिन अगर मैं बात करूं मेंसुरेशन की, तो यहां अगर आपको फॉर्मूला नहीं बनता है, या नहीं याद है, या आप भूल गए, तो बच्चे फिर आपसे सवाल नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ और चीज लगा कर कर लो, होगा ही नहीं। फॉर्मूला पता है, सवाल होगा, नहीं पता है तो नहीं होगा। तो यहां से दूसरा कंक्लूजन निकल के आया कि फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो हमें क्या करना है, आपको फॉर्मूलों को एक अलग पेज में लिखना है मेंसुरेशन के, और फिर उनको अपनी टेबल के सामने चिपका देना है। चाहे मैं 2D फॉर्मूले की बात करूं, चाहे 3D फॉर्मूले की बात करूं, दोनों फॉर्मूलेज को आपने अलग से लिखकर, अपने नोट्स में से उठाकर अलग से एक बड़े से पेज पर लिखकर, और फिर उन्हें सामने चिपकाना है, बड़े से पेज पे छोटे 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 अक्षरों में लिखकर, ताकि आप जब भी रिवीजन करो तो फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये 2-3 चीज थी मुझे आपको बतानी थी। बात करें बच्चे अगर मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है 2D। 2D मतलब 2 डायमेंशनल। डायमेंशनल, डी का मतलब D4 होता है बच्चे, डायमेंशनल। डायमेंशनल, डायमेंशनल, डायमेंशनल यानी कि दो एज या भुजा की बात अगर मैं करूं, है ना, उसको बोलते हैं डायमेंशन। तो एक होती है मेंसुरेशन 2D, और एक होती है मेंसुरेशन 3D, यानी कि 3 डायमेंशनल। आपने मूवी वगैरह के बारे में देखा होगा ना, कि 3D मूवी,
3D मूवी देखने गए, हमने चश्मा लगा कर देखी 3D मूवी, ऐसा लगा है कि सामने वाला जो भाला आ रहा है वो हमारे ऊपर ही आ रहा है, वो होते हैं 3D। जहां पर आपको चीजें थोड़ी सी विजुअलाइज हों, यार ये चीज अच्छा ऐसा है। मान लो अगर मैं आपको कोई बाल्टी यहाँ दिखा दूं, तो आपको अगर समझ में आ जाए ना कि हाँ ये बाल्टी है, ये बाल्टी में पानी भरा जा सकता है, ये बाल्टी का मुझे संप दिख रहा है, वो होती है 3D इमेज। वो होती है क्या बच्चा? 3D इमेज। यानी कि जिनकी तीन तीन डायमेंशन आप देख सको, 2 डायमेंशन आमने सामने की और एक पीछे की, वो होती है हमारी 3D। और एक ऐसा डायमेंशन, ऐसी भुजा, ऐसा आकृति जिसकी केवल सामने की शेप आप देख सको, दैट इज कॉल्ड 2D, यानी कि 2 डायमेंशन। अब अगर मैं बात करूं यहां से कि 2D में हमको क्या क्या पढ़ना है बच्चे, 2D में हम स्टार्ट करेंगे त्रिभुज से, यानी कि ट्राइंगल से, त्रिभुज से यानी कि ट्राइंगल, ट्राइंगल। फिर पढ़ेंगे उसके बाद हम चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स। फिर आएंगे हम बच्चे किसकी तरफ? सर्कल्स, यानी कि वृत्त, वृत्त यानी कि सर्कल्स। अब वो अर्धवृत्त भी इसी में ही आ जाएगा। और फिर आएंगे हम बहुभुज, बहुभुज यानी कि पॉलीगन्स। ठीक है, ये सब पार्ट पढ़ना है हमें 2D में। अगर मैं बात करूं 3D की, कि 3D में हमको क्या क्या पढ़ना है बच्चे? सबसे पहले पढ़ना है घन और तथा घनाभ, घन तथा घनाभ, घनाभ। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे बच्चे बेलन, बेलन यानी कि इसको बोलते हैं सिलेंडर, सिलेंडर। फिर इसके बाद में अगर मैं चलूं तो शंकु यानी कि कोण। फिर उसके बाद में अगर हम चलें तो गोला, गोला और अर्धगोला एक ही है, मतलब एक साथ ही पढ़ेंगे, लिखूंगा मैं गोला ही, स्फेयर। और फिर उसके बाद में आप मिसलेनियस जोड़ सकते हो, मिसलेनियस यानी कि विविध, जो भी बचा कुचा होगा वो हम मिसलेनियस यानी कि विविध में पढ़ लेंगे। ठीक है, वो हम मिसलेनियस यानी कि विविध में पढ़ लेंगे। तो हाँ, क्या बात है, रेक्टेंगल वो चतुर्भुज में ही आता है, क्वाड्रिलेटरल में ही आता है। सुनो, तसल्ली रखो, जो पढ़ा रहा हूँ चुपचाप ध्यान दो। ये नहीं सर आपने रेक्टेंगल नहीं लिखा, सर आपने स्क्वायर, अरे भैया वो चार भुज, तसल्ली तो रख लो, मोटाई चाह रहे हो। सुनो, ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम अपने 2D वाले पोर्शन से, यानी कि 2D मेंसुरेशन से, और उसमें भी हम आज स्टार्ट करेंगे त्रिभुज से। तो टॉपिक डालेंगे बच्चे त्रिभुज, त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल। बच्चे त्रिभुज भी दो तरीके से पढ़ा जाता है, देखो मैं आपको बताऊं, दो तरीके से पढ़ा जाता है कि एक तो एंगल्स यानी कि कोण के आधार पर पढ़ा जाता है, और एक पढ़ा जाता है एरिया यानी कि भुजा के आधार पर, है ना, भुजा के आधार पर पढ़ा जाता है, और एक हमें एंगल्स यानी कि कोण के आधार पर पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले तो त्रिभुज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो त्रिभुज देखो नाम से ही क्लियर है, त्रिभुज, त्रि मतलब होता है तीन, और भुज मतलब होता है भुजा। यानी कि अगर मैं बात करूं तीन भुजाओं वाली, तीन भुजाओं वाली बंद आकृति, तीन भुजाओं वाली बंद आकृति, बंद आकृति, तीन भुजाओं वाली बंद आकृति, यानी कि एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड फिगर ऑफ, एनक्लोज्ड फिगर ऑफ 3 डायमेंशंस, या तीन, 3 साइड्स, एनक्लोज्ड फिगर ऑफ 3 साइड्स क्या होती है बच्चे? आपका ट्रायंगल होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल की,
आपको दिखाऊं मैं ट्रायंगल, तो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल को बनाया जाता है। अब ये हमारा ट्रायंगल होता है, यानी कि एक भुजा, जिसको मैं कहूं ए बी, ये ए बी एक भुजा है। फिर अगर मैं बात करूं बी सी दूसरी भुजा है, और फिर मैं बात करूं तो सी ए हमारी तीसरी भुजा है। और बंद आकृति, यानी कि तीनों जो आपकी भुजा है एक दूसरे को एंड टू एंड टच कर रही हैं, तो इसको बोलते हैं हम क्या बच्चा, इसको बोलते हैं हम ट्राइंगल, त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगल बोलते हैं। अब ट्रायंगल के भी हम यहाँ पर टाइप्स पढ़ने वाले हैं, या फिर अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से तरह के ट्रायंगल होते हैं, वो थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, जो हमें यहाँ पर पढ़ना है। घातांक और करनी पढ़ेंगे बच्चे, वो भी पढ़ेंगे, सर्च इंडिसेस भी पढ़ेंगे। देखो, अब मैं आपको बताता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज के वर्ग का वर्गीकरण, वर्गीकरण, त्रिभुज का वर्गीकरण। दो तरह से बच्चे त्रिभुज का वर्गीकरण किया गया है। एक तो कोण के आधार पर, किस पर, कोण के आधार पर, बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन एंगल्स, बेस्ड ऑन एंगल्स, यानी कि कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। और एक किया गया है भुजा के आधार पर, बेस्ड ऑन साइड्स, बेस्ड ऑन साइड्स, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। दो तरह से त्रिभुज का वर्गीकरण किया गया है। थोड़ा सा डिटेल में समझना जरूरी है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर सवाल बनते हैं। क्या कौन सा फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा उसमें आप मुझे 15 मिनट का समय दीजिए, बहुत सारी चीजें आपकी आज क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं कि त्रिभुज का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स, यानी कि कोण के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। सबसे पहला त्रिभुज होता है बच्चे न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल। एक बार मुझे थम्स अप करके वो बच्चे बताएंगे जो इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब ट्रायंगल ही समझना। कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश में अपने नोट्स तैयार करते हैं और जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं, कितने बच्चे हैं ऐसे। नंबर सिस्टम भी होगा गुरु, ये जो चल रहा है उसको तो पढ़ लो, ये नहीं होगा क्या, वो नहीं होगा क्या। ऐसा तो नहीं है कि मैं आज ऐसे कपड़े पहन के आऊं तो मैं लग रहा हो कि गुरु जी आज तो भागेंगे यहाँ से। मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ भाई, मैं यहीं रहूंगा, रोज आऊंगा, रोज पढ़ाऊंगा तुम्हें जब तक सिलेबस नहीं हो जाएगा। प्लीज ये मत बोलो कि वो नहीं पढ़ाओगे, वो नहीं पढ़ोगे, वो नहीं पढ़ोगे, वो नहीं, सब पढ़ेंगे भाई, सब पढ़ेंगे। एज रिलेटेड पढ़ा दिया बच्चे, आप रेशियो प्रपोर्शन चैप्टर ओपन करेंगे, वहाँ क्रॉस मेथड जहाँ हमने पढ़ा था, क्रॉस मेथड के में ही हमने एज रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े थे। वेरी गुड। चलो, बहुत सारे बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं जिनको इंग्लिश में चीजें क्लियर होती हैं, तो इसलिए मैं इंग्लिश भी साथ के साथ लिख रहा हूँ कि न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि बच्चा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं बात करूं तो ऐसा त्रिभुज, बच्चे याद रखना, ऐसा त्रिभुज जिसका ईच एंगल, जिसका प्रत्येक कोण, ईच एंगल जो होता है, ईच एंगल जो होता है बच्चे लेस देन 90 डिग्री होता है। ईच एंगल का मतलब है प्रत्येक कोण, क्या मेरे भाई, जिसका प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, उसको बोलते हैं हम न्यून कोण। हमें ये पढ़ना नहीं है, ये ज्योमेट्री वाला पार्ट है, लेकिन फिर भी क्लासिफिकेशन में यहाँ पर थोड़ा सा हमें पढ़ना होता है। सेकंड, अगर मैं बात करूं बच्चे अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज,
यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है बच्चा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है आपका जहां पर हमारा एक एंगल, एक कोण, एक कोण हमारा क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। यानी कि वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। एक बात तो आप सभी को पता होगी कि कोई भी त्रिभुज अगर मैं बनाता हूं तो उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज क्या होता है बच्चे? 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल्स का जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है। तो सेकंड आया हमारा अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा होता है क्या हमारा, सब जानते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज क्या होता है बच्चे? समकोण त्रिभुज होता है हमारा जिसमें एक कोण, एक एंगल, यानी कि वन एंगल क्या होता है? वन एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का, और ये फिक्स है। ये फिक्स है कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में एक कोण जो होगा ये फिक्स है कि उसे 90 डिग्री का बनना पड़ेगा। और किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसको हम समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो ये तो हो गया चलो हमारा कोण के आधार पर वर्गीकरण। ये हो गया बच्चे हमारा कोण के आधार पर वर्गीकरण हो गया कि पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा समकोण त्रिभुज। बात अगर करें बच्चे बेस्ड ऑन भुजा, देखो इसमें केवल हमें इन इन दोनों को नहीं पढ़ना है, हमें अपनी मेंसुरेशन में समकोण त्रिभुज को पढ़ना है। अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन भुजा यानी कि भुजा के आधार पर, तो सबसे पहला होता है बच्चे विषम बाहु। विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलीन, स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल क्या होता है भाई जरा देखेंगे। एक ऐसा त्रिभुज, क्या बोला मैंने? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तीनों भुजाएं अलग अलग हों। आप लिख सकते हैं थ्री साइड्स, थ्री डिफरेंट साइड्स, थ्री डिफरेंट साइड्स। ठीक है, तीनों भुजाएं, तीनों भुजा अलग अलग हों, अलग हों। ठीक है, क्या होता है हमारा विषम बाहु? इसके बारे में डिटेल एरिया वगैरह अभी पढ़ेंगे, अभी तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि त्रिभुज होते कौन कौन से हैं और वो उनका मतलब क्या क्या होता है। सेकंड नंबर पे आता है बच्चे समबाहु। क्या आता है मेरे भाई? सेकंड नंबर पे आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान हो, ये भी, ये भी, ये भी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। वो होता है हमारा समबाहु त्रिभुज, यानी कि सभी भुजा समान होती हैं, बराबर होती हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। और तीसरे नंबर पे आता है बच्चे हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि सम द्वि बाहु त्रिभुज। हिंदी में कितने खतरनाक नाम है, आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है बच्चे? आइसोसेलस ट्रायंगल होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजा बराबर हो, ये बराबर भुजा है, और तीसरी भुजा अलग हो। ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि टू, टू इक्वल साइड्स,
केवल दो भुजा बराबर हो। केवल दो भुजा क्या हो? केवल दो भुजा बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है आपको इसमें? नहीं है, बड़े आराम से आपने इन चीजों को पढ़ लिया है। ये मैं आपको यहाँ पर अब दिखा देता हूँ। ओके, तो ये थे सब कुछ हमारे जो त्रिभुज है, जो ट्रायंगल है, उसकी क्लासिफिकेशन। उसकी क्लासिफिकेशन के त्रिभुज को दो तरह से डिवाइड किया जाता है, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर बच्चे विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु। और मैं बात करूं अगर कोण के आधार पर, तो न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। ठीक है, सारी की सारी चीजें आपने पढ़ी। तो देखो, कोई भी चीज पढ़ने से पहले ना उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। जे अगर मैं आगे चलूं, सबसे पहले ना अब त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा और मैं बताता हूं कि त्रिभुज बनने की जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं। त्रिभुज बनने की कंडीशन, मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, और मैंने यहाँ पर इसको दिया ए नाम, इसको दिया बी नाम और इसको दिया सी नाम। इसको दिया ए, इसको बी, इसको सी। तीनों भुजाएं मैंने ए बी सी के नाम से दी। बच्चे याद रखना, त्रिभुज बनने की जो कंडीशन होंगी, त्रिभुज बनने की कंडीशन होगी, पहली कंडीशन क्या है कि दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। दो भुजाओं का योग ग्रेटर देन तीसरी भुजा का योग, सॉरी तीसरी भुजा, दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। सीधा सीधा लिख लो, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल बच्चे एसएससी सवाल बना रहा है, आजकल एसएससी सवाल बना रहा है और बच्चे वहां खेल जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतना डीप में पढ़ा नहीं है। उन्होंने तो सीधे फॉर्मूले रटे हैं, 5-7 सवाल प्रैक्टिस किए, दैट्स ऑल। नहीं, आजकल एसएससी सवाल बना रहा है भाई, आप विश्वास करो मेरा। यहाँ उसने कहा दो भुजाओं का एक तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। आप इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। लिखो इंग्लिश वाले बच्चे कि सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। लिखा आप लोगों ने? या फिर मैं इसको यहां पर लिखूं कि सपोज a प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? c से। क्या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि b प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? a से होना चाहिए। या फिर इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि c प्लस ए जो है वो ग्रेटर देन किससे होना चाहिए बच्चा? वो ग्रेटर देन बी से होना चाहिए। तो किसी भी त्रिभुज की दो भुजा का योग अगर तीसरी से बड़ा है, बराबर भी नहीं चलेगा, बड़ा चलेगा, बराबर भी नहीं बड़ा होना चाहिए। दो भुजा का सम जो है तीसरी भुजा से ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो हमारा त्रिभुज की एक कंडीशन बनती है। अगर ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा, वो त्रिभुज नहीं बनेगा बच्चा। अब अगर मैं बात करूं तो दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि दो भुजा का अंतर, दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। यानी कि यहां पर अगर कंडीशन हम बनाए तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए डिफरेंस, देखो डिफरेंस का साइन होता है ये डिफरेंस का साइन होता है ये वाला। ए डिफरेंस बी शुड बी लेस देन सी, बी डिफरेंस सी शुड बी लेस देन ए, और सी डिफरेंस ए शुड बी लेस देन बी। ये वाली कंडीशन भी हमारी पॉसिबल होनी चाहिए। ये दो कंडीशन अगर बन रही हैं बच्चे, मैंने क्या बोला कि अगर ये दो कंडीशन हमारी बन रही हैं तो फिर हमारा ट्रायंगल की कंडीशन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। मैंने योग के बारे में बोला, दो भुजाओं का योग शुड बी ग्रेटर देन तीसरी भुजा। एक रहे समबाहु त्रिभुज में होता है। अरे गुरु, समबाहु त्रिभुज में कैसे होता है? मान लो ये भुजा दो, ये दो, ये दो, इनका योग तीसरी से बड़ा नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हो तुम भाई?
योग के बारे में बात कर रही है। दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए और दो का डिफरेंस जो है तीसरी से छोटा होना चाहिए। चलो अब इसके ऊपर एक सवाल मैं अपनी तरफ से आपको कराता हूं और फिर हम स्केलिन ट्रायंगल की तरफ, फॉर्मूले वगैरह की तरफ चलते हैं। यहां पर सपोज मैंने कोई त्रिभुज बनाया, मैंने कहा कि भाई इस त्रिभुज की एक भुजा है 6, एक भुजा है इसकी मान लो मैंने कहा 9, तो आप मुझे बताइए, या एक भुजा सपोज मैंने इसकी बोल दिया 4, एक भुजा मैंने 4 कहा, मैंने कहा तीसरी भुजा, तीसरी भुजा क्या हो सकती है, तीसरी भुजा क्या हो सकती है। यह सवाल कई बार एसएससी ने पूछा है कि हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, कितने संभव त्रिभुज बन सकते हैं। एक त्रिभुज की एक भुजा 6 और दूसरी 4 है, तो ऐसे कितने संभव, हाउ मैनी पॉसिबल ट्राइंगल्स आर देयर, कितने संभव त्रिभुज बन सकते हैं जिस त्रिभुज की एक भुजा 6 और 4 है। मैं कह रहा हूं बच्चा खेल जाता है ऐसे सवालों में, ऐसे कैसे बताएं, हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है सीधा। भैया थ्योरी से भी सवाल बन रहे हैं आजकल। तो अगर मैं कहूं कि भैया हमने कंडीशन सीखी है, सपोज इस तीसरी भुजा को मैंने सी मान लिया, अब हमें पता है कि भैया जो हमारा सी है, जो हमारा सी है, जो हमारा सी है वो 6 + 4 से तो छोटा होगा, भुजा दो भुजाओं के योग से तो छोटा होगा। क्यों? मैंने बोला कि दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो बच्चे जो हमारा सी है वो छोटा होगा किससे? दो भुजाओं के योग से, यानी कि 6 + 4 से। और सी बड़ा होगा, बड़ा होगा किससे? दो भुजाओं के अंतर से, यानी कि 6 और 4 के अंतर से। क्या मैं कह सकता हूं कि सी की वैल्यू 2 से तो बड़ी होगी लेकिन छोटी होगी 10 से? क्या सी की वैल्यू 2 से तो बड़ी होगी और छोटी होगी किससे? 10 से। तो सी के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं बच्चे? पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी क्या क्या हो सकती है भाई? दो से बड़ी संख्या उठाओ, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 पे रुक जाओ। यानी कि सी के इतनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, और जितनी वैल्यू सी की पॉसिबल हो सकती हैं बच्चे, उतने ही ट्राइंगल, उतने ही त्रिभुज बन सकते हैं। भाई यहां सी की वैल्यू बदलते चले जाओ, त्रिभुज बदलता चला जाएगा, त्रिभुज ट्राइंगल चेंज होता चला जाएगा। तो कितने पॉसिबल ट्राइंगल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हम कह सकते हैं कि 7 पॉसिबल ट्राइंगल। इस तरीके से सवाल थ्योरी पे बनता है बच्चे। अगर ऐसा सवाल आप कर गए ना, ऐसा सवाल अगर आप कर गए, मेरी गारंटी है आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे, बहुत सारे बच्चों से। ऐसा सवाल केवल 5% बच्चे ही कर पाएंगे। जिन लोगों के आप देख रहे हो ना कि सर 160 से ऊपर हैं, 164 है, वो बच्चे ऐसे सवाल कर पाते हैं। आपको भी करना पड़ेगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल। और ट्राइंगल में बच्चा पहला ट्राइंगल शुरू करते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु। अब फॉर्मूलेज लिखना शुरू करेंगे। विषम बाहु त्रिभुज, सवाल बने हैं भाई यहां से भी, स्केलीन, स्केलीन ट्राइंगल, स्केलीन ट्राइंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। एक ट्रायंगल मैंने आपको बताया, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हों, उसको क्या बोलते हैं बच्चा? उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब अगर मैंने इसी त्रिभुज में, बच्चे इसी त्रिभुज में अगर मैंने कोई यहां पर लंब डाल दिया, लंब, लंब का मतलब होता है बच्चे एक ऐसी लाइन जो सामने वाली भुजा पर एक परपेंडिकुलर डालती हो, परपेंडिकुलर यानी कि लंब डालती हो। अब ये लंब इधर भी हो सकता है बच्चे, इधर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अब ये वाला परपेंडिकुलर यहां भी हो सकता है भाई, कोई दिक्कत है आपको? नहीं, ये वाला परपेंडिकुलर यहां भी हो सकता है। बच्चे किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, किसी भी त्रिभुज का जो एरिया होता है, वो होता है 1/2 गुणा आधार, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई।
1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैं ये वाली ऊंचाई को h1 मान लूं, ये वाली को h2 मान लूं और ये वाली को h3 मान लूं, मैंने नाम दे दिया, तो त्रिभुज का बच्चे एरिया किस तरीके से निकल सकता है? एक तो निकल सकता है कि 1/2, अगर मैं ये वाला आधार ले लूं, बच्चे सामने देखना, अगर मैं ये वाला आधार ले लूं C, तो इसकी ऊंचाई कौन सी हो जाएगी? h1, तो C गुणा h1। बच्चे त्रिभुज का एरिया ये भी हो सकता है 1/2, अगर मैं ये वाला आधार ले लूं A, तो भैया इस आधार पर लंब यानी कि ऊंचाई कौन सी है? h3। अगर मैं ये वाला आधार ले लूं B, तो 1/2 गुणा B, और इस B पर भैया ऊंचाई कौन सी है? ये वाली h2। तो भैया ये बात हमको क्लियर हो गई कि आधार उसी को लेना है जिसके ऊपर ऊंचाई यानी कि लंब यानी कि परपेंडिकुलर डला हो, उसी को आधार मानना है। मान लो इसको आधार मान रहे हैं तो इसके ऊपर जो लंब डला है उसको ऊंचाई मानना है। तो एक तो होता है ये हमारा एरिया का फॉर्मूला। एक और, अब अगर हम आगे चले, बच्चे किसी भी त्रिभुज के परिमाप की बात करेगा, सबसे पहले बात करेगा किसकी? परिमाप की, यानी कि पेरीमीटर की, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई? जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। परिमाप की अगर बात करेगा तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। आप लिख सकते हैं परिमाप के सामने कि परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। चाहे मैं त्रिभुज की बात करूं, चाहे मैं चतुर्भुज की बात करूं, मैं किसी भी आकृति की बात करूं, और अगर मैंने परिमाप बोला ना, मतलब सारी भुजाओं को आपने जोड़ देना है। तो अगर मैं इसके परिमाप की बात कर रहा हूं तो पेरीमीटर हो जाएगा बच्चा a प्लस बी प्लस सी। क्या होगा मेरे भाई? a प्लस बी प्लस सी हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर के बाद मैं बात करूंगा अर्ध परिमाप की। इसकी अर्ध परिमाप की स्केलिन ट्रायंगल में थोड़ा सा जरूरत पड़ती है। अर्ध परिमाप, परिमाप, अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है बच्चे? सेमी पेरीमीटर S बराबर होता है परिमाप का आधा। क्या होता है? परिमाप यानी कि पेरीमीटर का आधा। और अगर पेरीमीटर का आधा मैंने बोला है, आधार होता है बेस, ऊंचाई होता है हाइट, ठीक है। तो अगर मैंने परिमाप का आधा करना है प्यारे भाई, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? आपने तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया। इसकी जरूरत हमें यहां पड़ने वाली है। अब जो हम फॉर्मूला लिखेंगे ना, उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है सेमी पेरीमीटर की। बच्चे सेमी पेरीमीटर जैसे ही आपने निकाला, अब बात आती है एरिया की, क्षेत्रफल की। कि अगर हमें भुजा दे रखी हो, केवल देखो, अगर हमें किसी भी त्रिभुज में भुजा, केवल एक भुजा दे दी हो, केवल एक, किसी त्रिभुज का आधार इतना है और ऊंचाई इतनी है, तो फॉर्मूला करना है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर किसी ट्राइंगल की सपोज उसने ऊंचाई वगैरह ना दे रखी हो, साइड दे दी कि भाई कोई ट्राइंगल है, उसकी साइड फलाना 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 ये है, और हमें बताना है क्या, बताओ उसका एरिया कितना होगा, तो उसे हमें इस तरह से जाना है। एरिया निकलता है हीरोज फॉर्मूला से। हीरोज फॉर्मूला नाम है, हीरोज फॉर्मूला, ठीक है भाई। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? हीरोज फॉर्मूला होता है HEROES होता है वैसे तो। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? अंडर रूट ऑफ एस। एस मतलब वही अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, एस माइनस ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है हमारा हीरोज फॉर्मूला ट्राइंगल के एरिया निकालने का। किसी भी त्रिभुज के एरिया निकालने का हमारा हीरोज फॉर्मूला होता है बच्चे अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस। ये फॉर्मूले अगर आप याद नहीं कर पाएंगे तो फिर आप सवाल नहीं कर पाएंगे ये वाला भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं मेंसुरेशन इक्वल्स टू फॉर्मूला, आप लिख लो। मेंसुरेशन मतलब फॉर्मूला याद करना है। तो अगर मैं कहूं अर्ध परिमाप कितना होगा? अर्ध परिमाप होगा एस यानी कि पेरीमीटर का आधा, परिमाप का आधा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। और हीरोज फॉर्मूला कहता है कि एरिया होता है हमारा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बच्चे आपको थोड़ा सा यहां पर खुश होने की जरूरत है कि एग्जामिनर पिछले 3-4 साल में
जितना भी मैंने एनालिसिस किया, एग्जामिनर का जो फोकस है वो इजी सवालों की तरफ रहा है। अगर मैं बात करूं स्पेशली मेंसुरेशन की, बहुत सारे बच्चे मेंसुरेशन छोड़कर जाते हैं कि नहीं मैं नहीं करूंगा मेंसुरेशन, एक सवाल आएगा हटा दो। लेकिन बच्चे बहुत ही आसान सवाल पूछता है, आपको उतनी मेहनत शायद अर्थमेटिक के किसी चैप्टर में ना करनी पड़े, उसका 50% या 40% भी आप मेंसुरेशन पढ़ लोगे ना तो अपना एक सवाल ठीक कर जाओगे। अपना एक सवाल, क्योंकि वो उतना डीप में पूछेगा ही नहीं, सीधा पूछेगा कि कोई आयत है, आयत का पूछ लेगा कि भैया इसका परिमाप दे रखा है, इसके विकर्ण की लंबाई बताओ कितनी होगी। इस तरह से सवाल पूछेगा। कहेगा कोई समबाहु त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई इतनी है, बताओ उसका क्षेत्रफल कितना होगा। इस तरह से डायरेक्ट सवाल, तो हमें उतना मेहनत आपने करने की जरूरत भी नहीं है। चलेंगे बच्चे अगर पहले सवाल की तरफ देखेंगे, इस पहले सवाल को क्या है इसमें। सवाल है किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/3, 1/5, 1/4 है और इसका परिमाप 141 सेंटीमीटर है। इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई और सबसे बड़ी भुजा की लंबाई और सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच डिफरेंस यानी कि अंतर बता दो कितना होगा। चलिए देखेंगे। भाई सबसे पहले भुजाओं का रेशियो दे दिया हमें, कितना, 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4। बच्चे इस रेशियो को ना पहले थोड़ा सा आसान बनाएंगे, और रेशियो तो आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से। रेशियो आपने पढ़ा है कि रेशियो अगर फ्रैक्शन में होता है तो हम क्या करते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर है, जो आपका हर है, उसका एलसीएम लेते हैं। तो 3, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 4, 5 का बच्चे एलसीएम आप सभी जानते हैं सर, ये होता है 60। और इस 60 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी कर दी, यहां भी कर दी, तो यहां भी करनी पड़ेगी। 3 से जाएगा 20 बार, 5 से जाएगा 12 पंजे 60 और 4 से जाएगा 15 बार। यानी कि किसी भी ट्रायंगल की भुजाओं का जो रेशियो है हमको मिल गया 20, 12 और 15, 20, 12 एंड 15। अब हमने तो परिमाप के बारे में एक बात बहुत अच्छे से पढ़ी है, क्या, पेरीमीटर के बारे में पढ़ा है कि उसका मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। यानी कि अगर मैं इन सभी भुजाओं को जोड़ लूं, 20 और 12 32, 32 और 15 कितना होता है 47। अगर मैं कहूं कि 47 यूनिट का मान है 141, तो एक यूनिट का मान कितना होगा 141 अपॉन 47। ये पूरा 3 बार कटेगा। भाई ये परिमाप निकाला, आप कहेंगे सर 47 कहां से आया, भैया तीनों भुजाओं को जोड़ के आया है। सर तीनों भुजाओं को क्यों जोड़ा, क्योंकि भैया मुझे परिमाप निकालना था। सर परिमाप ही क्यों निकाला, क्योंकि हमें सवाल में परिमाप दिया हुआ था, इसीलिए हमने परिमाप निकाला। तीनों भुजाओं को जोड़ा तो 47, उसका मान 141, एक यूनिट का मान 141/47 यानी कि 3। आपसे क्या बोला, उसने बोला सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा के बीच का डिफरेंस। भैया इनका डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे डिफरेंस आएगा सर 8। एक यूनिट का मान 3, तो 8 यूनिट का मान कितना होगा बच्चे, आप कहेंगे सर 24 सेंटीमीटर। ऐसे सिंपल सिंपल सवाल पूछे जाएंगे। अब आप खुद देखो ये सवाल छोड़ने वाले हैं क्या, एग्जाम में आएंगे तो भाई पाप लगेगा अगर ऐसे सवालों को आप छोड़ के आओगे तो। ये सवाल देखिए जरा, एसएससी जीडी 2023 का पूछा गया सवाल है। सवाल है एक त्रिभुज में यदि सबसे लंबी भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो और दूसरी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो और इसका परिमाप 34 हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मुझे लग रहा है कि आप इसे कर लोगे। कैसे, भाई कोई ट्रायंगल के बारे में उसने बोला है कि कोई त्रिभुज है हमारे पास, ये रहा, कह रहा है कि भैया इसकी एक साइड या फिर जो सबसे लंबी भुजा है वो 15 है, एक 12 है। अब तीसरी साइड हमको निकालनी है। सपोज मैंने इसको मान लिया सी
और उसने बोला है कि भैया इसका पेरीमीटर 34 है, तो क्या मैं तीसरी भुजा नहीं निकाल पाऊंगा? सर निकल जाएगी। अगर मैं तीसरी भुजा के बारे में बात करूंगा तो 15 12 27 यानी कि 27 प्लस सी, मैंने तीनों भुजाओं को जोड़कर किसके बराबर कर दिया प्यारे भाई? 34 जो हमें दिया हुआ है। तो सी कितना आ जाएगा? 34 माइनस 27, यानी कि आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 7, यानी कि तीसरी भुजा मिल गई हमको 7। अब हम क्या करेंगे सर? हमें चाहिए एरिया, और एरिया मैंने बोला कि अगर तीनों साइड दे रखी हो तो हम हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है? सबसे पहले सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है, जो कि परिमाप का आधा होता है। परिमाप कितना दे रखा है बच्चे? 34। 34 का आधा कितना हो जाएगा प्यारे भाई? 17 हो जाएगा। तो हमारे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? ये होता है अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, होता है ना यही? तो आप कहेंगे यस सर। अंडर रूट ऑफ एस कितना है? 17, एस माइनस ए सीधा घटाओ, 17 में से कोई सी भी भुजा घटा दो, 17 में से 15 घटा दोगे 2, एस माइनस बी 17 में से दूसरी भुजा घटा दो, 17 में से 12 गए 5, एस माइनस सी 17 में से 7 घटा दो, आप कहेंगे 10। अब ये हमें मिल गया किसके अंदर? ये मिल गया हमें रूट के अंदर। अब रूट से बाहर हमें संख्या निकालनी है, तो या तो मैं ऐसा करूं इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दूं, या इन संख्याओं के जो गुणा में है ये, इनको मैं क्या करूं? इनमें से जो मैक्सिमम परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या बाहर निकल सकती हैं, मैं उनको बाहर निकाल लूं। बच्चा जैसे इस 10 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 2, सामने देखते रहेंगे, ऐसे आपको करना है। 10 को मैं 5 गुणा 2 लिख सकता हूं। अब रूट के अंदर दो 5 है, एक 5 ये, एक 5 ये, तो भैया एक 5 बाहर आ जाएगा। अब रूट के अंदर दो है 2, एक 2 और दूसरा 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा। अब 17 तो अकेला बच गया, कोई बात नहीं है, रूट के अंदर बचेगा, यानी कि हमारा एरिया हो गया 10 अंडर रूट 17। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल मुझे लगता है कि छोड़ने वाले सवालों में से तो नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। आगे चलते हैं बच्चे, अगले सवाल एसएससी जीडी 2024 का पूछा गया सवाल है। आप खुद देखो, एक चीज आप यहां एक्सपीरियंस करोगे कि सवाल आसान है लेकिन फॉर्मूला मस्ट है। फॉर्मूला नहीं तो सवाल नहीं। जैसे ये सवाल आपका अभी 2024 वाले एग्जाम में बना है, आप खुद देखोगे कि अगर सवाल के लिए फॉर्मूला आपको नहीं आता हीरोज, तो फिर आप सवाल में तुक्का भी नहीं लगा पाओगे। मेंसुरेशन कहता है कि फॉर्मूला पता है तो तुक्का भी लगेगा, और फॉर्मूला नहीं पता है तो हाथ मत लगाना, मुझे करंट मार दूंगा मैं, ऐसा मेंसुरेशन बोलता है। करेक्ट। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है 5, 4 और 7। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा? कैसे करेंगे इसे, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। ये तीनों भुजाएं दे रखी हैं, जब भी आपको भुजा दे, साइड दे तीनों और वो दे एरिया, तुरंत आपने हीरोज फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर किसी त्रिभुज में आधार और ऊंचाई की बात करें, केवल बोल दे कि किसी त्रिभुज का आधार ये है, ऊंचाई ये है, तो वो वाला फॉर्मूला लगाना है 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट। मैंने बोला ना एरिया का फॉर्मूला 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। वो कब लगाना है उसकी कंडीशन भी आपको मैंने बताई कि जब केवल हमें आधार और ऊंचाई दे रखा हो। लेकिन अगर कहे कि त्रिभुज की तीनों साइड ये हैं, एरिया बताओ, तो फिर आपको हीरोज फॉर्मूला की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहां तीनों साइड दे रखी हैं। सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे बच्चे, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, 5 + 4 + 7, ये कहेंगे 5 4 9 और 7 16। सेमी पेरीमीटर कितना होता है? परिमाप का आधा, यानी कि आप कहेंगे सर 16 का आधा कितना हो गया? ये हो गया बच्चा 8। अब सेमी पेरीमीटर आपको मिल गया तो एरिया निकाल दो आप, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए। मैं फॉर्मूला हर सवाल में लिख रहा हूं ताकि आपको बच्चे फॉर्मूले याद हो जाएं। एस माइनस बी और एस माइनस सी क्या होगा भाई? अंडर रूट ऑफ एस कितना है? 8, एस माइनस ए, 8 में से कोई सी एक भुजा घटा दो, 8 में से 5 गया 3, एस माइनस बी दूसरी भुजा घटा दो, 8 में से 4 गया 4, और एस माइनस सी तीसरी घटा दो 1। तो क्या मिल गया हमें भैया? अब देखो, ऐसे सवाल जब भी आपके अंदर आपके पास अंडर रूट में आएंगे, अब ये 8 है, 8 को मैं लिख सकता हूं 4 × 2, लिख सकता हूं ना 4 × 2। ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जो परफेक्ट स्क्वायर बाहर निकल के आ जाए।
जो परफेक्ट स्क्वायर बाहर निकल के आ जाए। अब जैसे 2 4 अगर हमारे रूट के अंदर है तो 1 4 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 2 3 6, यानी कि एरिया कितना आ गया, 4√6। सिंपल है, 4√6, है ना। आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं भाई। ये सवाल देखिए जरा, जीडी 2024 का ही पूछा गया सवाल है, एक बार देखेंगे इसे। सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप परिमाप दे रखा है 110 और जिसकी भुजाएं 2 4 5 के अनुपात में है। पहले तो आपको भुजाएं निकालनी पड़ेंगी ओरिजिनल, फिर आपको क्या करना है, आपको फिर हीरोज फॉर्मूला लगाना है ना। देखो उसने कहा भुजा जो है हमारी 2 4 और 5 के रेशियो में है और पेरीमीटर हमको 110 दे रखा है। तो क्या मैं अगर इनको जोड़ूं, 5 4 9, 9 और 2 11, 11 यूनिट का मान 110 है। एक यूनिट का मान कितना आएगा बच्चे, 10। और एक यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो दो का मान कितना होगा, 20। चार का मान कितना होगा, 40। और पांच का मान कितना होगा, 50। यानी कि मुझे अलग अलग साइड भी मिल गई। अब साइड भी मेरे पास है, पेरीमीटर भी मेरे पास है, तो मैं हीरोज फॉर्मूला क्यों ना लगाऊं। मैं कहूंगा कि भैया सेमी पेरीमीटर होता है परिमाप का आधा, यानी कि 110 का आधा, और सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 55। सेमी पेरीमीटर अगर 55 है तो एरिया का फॉर्मूला फिर मैं आपके रिवीजन के लिए लिखता हूं, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसे ये फॉर्मूला याद ना होगा, हर बच्चे के जुबान पर ये फॉर्मूला अब आ गया कि हीरोज फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एस। एस क्या है हमारे पास, 55। एस माइनस ए, 55 में से एक भुजा घटा दो, 55 में से 20 गया तो 35। एस माइनस बी दूसरी घटा दो, आएगा 15। एस माइनस सी तीसरी घटा दो, 5। अब इसमें से बहुत सारी चीजें हमें बाहर निकालनी है। अब जैसे 55 को मैं लिख सकता हूं 11 × 5, है ना। ऐसे ही 35 को तोड़ दो 7 × 5, ऐसे ही 15 को तोड़ दो 5 × 3, और इस 5 को तो ऐसे ही रहने दो। अब यहां से जो भी संख्या जोड़े में बन रही होगी, पेयर में बन रही होगी, उसको बाहर ले लेंगे। ऐसा बहुत आसान तरीका बता रहा हूं ये मैं आपको, ऐसे लिख के फिर तोड़ देना है। जैसे 5 और 5 दो बन रहे हैं, एक 5 बाहर ले दो, इस 5 का खेल खत्म। एक 5 एक 5, फिर एक और 5 बाहर आ जाएगा। अब तो 11 7 3 में से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, तो अंडर रूट ऑफ 11 × 7 × 3, सिंपल है। तो ये आ जाएगा 25 अंडर रूट 11 सत्ते 77 तिया 231, यानी कि 25√231। कहीं ऑप्शन में है क्या, ये रहा आपके जीडी लेटेस्ट पूछा गया सवाल है 2024 में। ठीक है भाई, आगे चलें। चलो ये सवाल मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, करेंगे इस सवाल को, मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, कोशिश करेंगे और इस सवाल का जवाब बताने की। सवाल है, एक त्रिभुजाकार गत्ते की तीनों भुजा क्रम से 13 14 और 15 है। कह रहा है 8.75 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे रंगवाना का खर्चा क्या होगा। सवाल कह रहा है कोई त्रिभुजाकार सीट है, सामने देखना बच्चे, सपोज ये त्रिभुजाकार सीट है। कह रहा है भैया इसको रंगवाना है, इसको क्या करना है, इसको रंगवाना है, ऐसा कलर इस पे करवाना है। अब इसे रंगवाने का जो खर्चा है ना, वो 8.75 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को रंगने का जो खर्चा है ना, वो 8.75 है। तो अगर पूरी सीट को मुझे रंगवाना है तो क्या पूरी सीट का क्षेत्रफल यानी कि एरिया पता करना होगा, पता करना होगा कि नहीं, पूरी सीट का क्षेत्रफल। यस, तो क्षेत्रफल निकालो और 8.75 से गुणा कर दो। ओके, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले पेरीमीटर की जरूरत होती है। 13 + 14 + 15 कितना होगा बच्चे, ये हो जाएगा 32। 5 4 9 और 3 12, 42। सॉरी, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप का आधा, यानी कि 42 का आधा कितना बचा, 21।
अब अगर मैं एरिया की बात करूं तो फिर मैं आपको फॉर्मूला याद दिलाता हूं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। रट गया ना फॉर्मूला? तो भैया अंडर रूट ऑफ एस कितना है? 21। 21 माइनस पहली संख्या, पहली वाली भुजा घटाओ, 21 माइनस 13 कितना होता है? 8। दूसरी भुजा घटाओ, 21 माइनस 14 कितना होता है? 7। और तीसरी भुजा घटाओ, 21 माइनस 15 कितना होता है बच्चे? 6। अब हमें रूट से बहुत सारी जो संख्याएं हैं उनको पेयर में बाहर निकालना है। अब जैसे इस 21 को मैं लिख सकता हूं 7 गुणा 3, और 8 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 2, और इस 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3। मैंने सबको ऐसे तोड़ लिया। अब जो संख्या बचा पेयर में बन रही होंगी उनको बाहर ले लेंगे। जैसे ये 7 है, ये 7 है, 7 बाहर आ जाएगा। ये 3 है, ये 3 है, 3 बाहर आ जाएगा। ये 2 है, ये 2 है, 2 बाहर आ जाएगा। और भैया ये तो खुद 4 है, 4 का रूट तो 2 होता है। भाई 4 है अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का रूट कितना होता है? 2। कुछ भी नहीं बचा है ऊपर, यही हमारा क्षेत्रफल हो गया। 7 या 21 दूनी 42 गुणा 2, यानी कि 84 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया बन गया कितना बच्चे? 84 मीटर स्क्वायर। सवाल कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर को रंगने का जो खर्चा है ना, 8.75 है। 1 मीटर स्क्वायर को रंगने का खर्चा 8.75। हमें बताना है 84 मीटर स्क्वायर को रंगने का खर्चा। तो 8.75 इंटू 84 हो गया सवाल। जल्दी से आप लोग मुझे आंसर बताएंगे बच्चे। पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 4 से जाएगा 21 बार, तो 35 एकम 35, हासिल का 3, 35 दूनी 70 और 3 73। यानी कि जो टोटल खर्चा आएगा बच्चे वो आएगा 735 रुपए। कितना आएगा? 735 रुपीज। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है। भाई आप लोग इस बैच में पढ़ रहे हो, आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक चीज पूछना चाहता हूँ यार, सच में मतलब पॉजिटिव रिव्यू देना। दरअसल यूट्यूब पर जो ये चीज फैल रही है ना, इसे देखकर कहीं ना कहीं मैं बड़ा हताश हुआ हूँ। इसीलिए मैं कभी पूछता नहीं हूं, लेकिन अपने बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ फिर भी। जेन्युइन रिव्यू देना। जो हमने पढ़ा पूरे बैच में, आपने देखा होगा अभी यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ। अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं, अभी यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ, जिन बच्चों ने भी देखा है, पेपर दिया नहीं है बेशक, लेकिन देखा जरूर है, आपको क्या लगा? हमने जो पढ़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखो ये दिमाग से गलती निकाल दो कि एग्जैक्ट डिजिट मिलेंगी। मैं कभी नहीं कहता मेरा पढ़ाया हुआ डिजिट आएगी। कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा, क्या आप उस एग्जाम पेपर के लिए कितने परसेंट तैयार थे? अगर आपके एग्जाम में वही यूपी वाला पेपर बन जाए तो। इस बैच से डिजिट चेंज, बेवकूफ लोग बात करते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ डिजिट आ गया। डिजिट की बात नहीं, मैं तैयार कर रहा हूं आपको किसी भी तरह के पेपर के लिए। कितने परसेंट तैयार थे आप उस पेपर के लिए? अगर आपके एग्जाम में वो पेपर आ जाए तो क्या आप तैयार थे? बहुत सारे लोग हेट फैला रहे हैं यूट्यूब पर के भाई ये था वो था, ये नहीं आया वो नहीं आया। पता नहीं क्यों लोगों को, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं यार। है ना? 100%। ओके, वेरी गुड। क्या बात है। चलो देखते हैं आप अपने एग्जाम में कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, जितना अच्छा पॉजिटिव रिव्यू आप यहाँ पर दे रहे हो। एग्जाम में देखेंगे। ऐसा रिव्यू ही लेकर आना एग्जाम में भी बच्चा, है ना? तो चलिए सेकंड चलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरफ। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज।
है ना। समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल क्या होता है बच्चे, थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा। सम का मतलब होता है, सम का मतलब होता है इक्वल। सम का मतलब होता है बच्चे इक्वल, सम प्लस बाहु, सम प्लस बाहु यानी कि इक्वल। इक्वल बाहु मतलब होता है साइड्स। तो ये मैं हालांकि शुरू में आपको क्लासिफिकेशन के टाइम पे भी बता चुका हूं। मैंने आपको बोला कि भैया अगर अगर हमारा कोई भी ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, क्या बच्चा, जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों, उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। ज्योमेट्री में इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से पढ़ा जाता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल बराबर हों 60 डिग्री के, उनको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज आपने देखा। अब इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहला फॉर्मूला बच्चे, मैं आपसे पूछता हूं कि इसका परिमाप बताओ क्या होगा। परिमाप यानी कि पेरीमीटर। जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा। आप कहेंगे सर परिमाप के लिए तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपने, परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग, यानी कि ए और ए कितना होगा बच्चे, 3a। अगर मैं बात करता हूं बच्चे, इसमें ना एक लंब या फिर इसमें इसकी एक ऊंचाई हाइट भी होती है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर अगर मैं डालता हूं, इसको बोलते हैं एच यानी कि ऊंचाई। क्या बोलते हैं बच्चे, ऊंचाई। ऊंचाई यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइट। हाइट, हाइट क्या होती है, हाइट होती है आपकी √3/2, √3/2 गुणा ए। क्या होती है, √3/2 गुणा ए। अगर मैं तीसरे की बात करता हूं तो तीसरा इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है यानी कि एरिया का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, हालांकि एरिया का फॉर्मूला 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई तो हर त्रिभुज में लगेगा। मैं कह रहा हूं एवरी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज में अगर आपको बेस दे रखा हो, ऊंचाई दे रखी हो, तो 1/2 गुणा बेस गुणा ऊंचाई, ये होता है इसका त्रिभुज का फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर क्षेत्रफल की आप बात करोगे तो आपको पता है कि 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट होती है। तो 1/2 गुणा बेस कितना है, ए, और ऊंचाई कितनी है, एच का मान क्या निकाला है हमने, √3/2 गुणा ए, है ना। तो भाई ये कितना हो जाएगा, √3/2×2 = 4 और ए गुणा ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट नहीं, आप इसको डायरेक्ट याद रखो कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो √3/4 a² होता है। √3/4 a² होता है समबाहु त्रिभुज का एरिया। अब इसमें एक दो चीज और हैं, थोड़ा सा उनको भी देखते हैं कि भाई कोई भी समबाहु त्रिभुज, देखते हैं ना बच्चे, कोई भी समबाहु त्रिभुज के अंदर, ये समबाहु त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर कोई ट्रायंगल है, सॉरी कोई वृत्त है, कोई सर्कल है जो इसकी तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, इसको बोलते हैं प्यारे भाई इन सर्कल। इन सर्कल यानी कि अंतःवृत्त, अंतःवृत्त, अंतःवृत्त। अब इसका कोई सेंटर भी होगा, इसका सेंटर है तो भैया इसकी कोई त्रिज्या यानी कि रेडियस भी होगी। तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है ना, अंतःवृत्त की, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि जिसको बोलते हैं इन रेडियस, इन रेडियस आर, स्मॉल आर, इसकी वैल्यू होती है बच्चे a/2√3। क्या होती है बच्चे, a/2√3, सॉरी a/2√3, ये होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या। अगर मैं बात करता हूं एक और, हम यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, लाइन खींचता हूं मैं। एक मैंने और त्रिभुज बनाया बच्चे, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, और इसके ना बाह्य वृत्त बनाया मैंने एक, यानी कि जो बाहर से इसके तीनों कोनों को टच कर रहा है। हालांकि ये सर्किल सा नहीं लग रहा है, चलो फिर अपनी चीजों को वापस करते हैं, फिर से बनाते हैं।
ठीक है। अब ठीक है, यानी कि हमारा एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और उसके बाहर की साइड तीनों कोनों पे टच करता हुआ एक सर्किल बना है। त्रिज्या होती है बच्चे रेडियस, जिसको मान लो कोई सर्किल मैंने यहां बनाया, इसका एक केंद्र होता है, केंद्र से इस सर्किल के किसी भी पॉइंट पर आप कोई लाइन डालते हो ना, उसको त्रिज्या यानी कि रेडियस बोलते हैं। सर्किल के केस में उस चीज को हम पढ़ेंगे। अभी आप फिलहाल ये बात याद रखो कि किसी भी वृत्त के केंद्र सेंटर पॉइंट से आप सर्किल के वृत्त के किसी भी पॉइंट पर आप लाइन खींचते हो तो उसको त्रिज्या बोलते हैं। अब इस सर्किल की कोई सेंटर होगा भाई, केंद्र होगा, और उस केंद्र का कोई रेडियस भी होगा, उस केंद्र का कोई रेडियस यानी कि त्रिज्या भी होगी। अब त्रिज्या जो होगी उसको हम नाम दे रहे हैं कैपिटल आर। तो यहां बाह्य वृत्त की, इसको बोलते हैं परिवृत्त, परिवृत्त यानी कि सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। और अगर मैं बात करूं परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि सरकम रेडियस, सरकम रेडियस क्या होता है बच्चे, ये होता है a/√3। क्या होता है मेरे भाई, a/√3। अब यहां पर ये दोनों चीज हमको मिली और दोनों ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों के बीच हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं कि भैया इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो क्या है, थोड़ा सा बच्चे यहां पर हम देखते हैं। अब इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है जरा देखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो, यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात, क्या आप मुझे बता सकते हो। परिवृत्त की त्रिज्या है बच्चे a/√3 और अंतःवृत्त की त्रिज्या है मेरे भाई a/2√3, है ना। तो √3 से √3 कट गया, a से a कट गया, 2 इधर आ जाएगा और 1 वहीं बचेगा। याद रखना किसी भी इक्विलेटरल की इक्विलेटरल त्रिभुज की भुजाएं दुनिया की कोई भी वैल्यू दे रखी हो, दे रखी हो या ना दे रखी हो, बस ये बोल दे कि इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज है और भुजा कुछ मैं कह रहा हूं XYZ कुछ भी दे रखी हो और आपसे कहे कि परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात, सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो, हमेशा याद रखना फिक्स है, फिक्स है बच्चे, 2:1 होगा, ऑलवेज फिक्स, भुजा पर डिपेंड करता ही नहीं है, भुजा पर डिपेंड करता ही नहीं है। अगर मैं बात करता हूं बच्चे परिवृत्त, परिवृत्त और अंतःवृत्त, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का रेशियो, एरिया का रेशियो मैं आपसे पूछता हूं, तो एरिया का रेशियो के लिए आपको त्रिज्या का स्क्वायर कर दो बस। त्रिज्या का स्क्वायर, इसकी त्रिज्या 2 यूनिट थी, 2 का स्क्वायर, इसकी त्रिज्या 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर। तो प्यारे भाई क्षेत्रफल का रेशियो क्या हो जाएगा, ऑलवेज होगा 4:1। क्या होगा, 4:1, यानी कि परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो अगर आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे सर क्षेत्रफल का रेशियो होगा 4:1। क्या बोला मैंने, 4:1। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें एक लास्ट चीज और बतानी है, थोड़ा सा रेशियो और बताना है। रेशियो भी कई बार पूछ लेता है कि सपोज मैंने आपसे बोला कि ये हमारा त्रिभुज 1 है और ये हमारा त्रिभुज 2 है, इनका अनुपात हम बताएंगे, रेशियो ऑफ इक्वल, ये दोनों के दोनों इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज की ही बात कर रहा हूं, समबाहु त्रिभुज की ही बात कर रहा हूं। सपोज आपको भुजा का रेशियो कुछ भी दे दिया कि दो त्रिभुज की भुजा का रेशियो ए बी है, या तो भुजा का रेशियो दे दे या फिर परिमाप का रेशियो दे दे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भुजा का रेशियो दे दे, परिमाप का रेशियो दे दे और आपसे कहेगा कि रेशियो ये है ए और बी, यानी कि आपको या तो साइड का रेशियो दे दे या फिर पेरीमीटर का रेशियो दे दे कि भाई ए और बी पेरीमीटर का रेशियो है या साइड का रेशियो है। तो भैया और हमसे पूछे एरिया का रेशियो क्या होगा, कि भैया एरिया का रेशियो, याद रखना हमेशा आपने स्क्वायर कर देना है, ए का स्क्वायर और इधर बी का स्क्वायर।
एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चा? एरिया का रेशियो हो जाएगा हमारा ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ऐसे ही अगर रिवर्स आपको दे दे कि ये त्रिभुज 1 है, ये त्रिभुज 2 है, आपको एरिया का रेशियो दे दे कि भैया एरिया का रेशियो एक्स और वाई है, और आपसे कहे कि बताओ भुजा यानी कि साइड का रेशियो बताओ या फिर पेरीमीटर का रेशियो बताओ, किसी का भी रेशियो अगर पूछे तो याद रखना एरिया से अगर आप साइड की तरफ आते हो तो आपको अंडर रूट करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स और अंडर रूट ऑफ वाई। अंडर रूट ऑफ, क्योंकि एरिया में रूट सॉरी भुजा का स्क्वायर होता है ना, √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4 तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो जो भुजा का स्क्वायर है वही बचा, इसीलिए मैंने भुजा का स्क्वायर कर दिया क्षेत्रफल के टाइम। और अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है एक्स वाई के अनुपात में और साइड या फिर पेरीमीटर का रेशियो बताना है तो फिर आपने रूट कर देना है। ठीक है भाई, तो ये कुछ चीजें थी जो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में पढ़नी पड़ती हैं। अब मैं आपको सवालों की तरफ लेकर चलता हूं बच्चे। पहला क्वेश्चन 2024 का ही पूछा गया है, जरा देखेंगे आप लोग और बताएंगे मुझे इसका जवाब, सभी लोग। इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, बस फिर छोड़ दूंगा, है ना, 3-4 सवाल हैं इसके, फॉर्मूले पढ़े तो क्वेश्चन कर लेते हैं। करेक्ट, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 10 है। यानी कि बच्चे आपको साइड दे दी है, साइड कितनी दे दी है 10, और आपसे एरिया पूछा है। एरिया क्या होता है मेरे भाई? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा √3/4 और भुजा का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। और आप कहेंगे सर √3/4 और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 4 से 100 कटेगा 25 बार, यानी कि मेरा जो आंसर है वो आ गया है 25√3। बहुत सिंपल है। देखो फॉर्मूला पता है ना, तो मैं कह रहा हूं 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको सवाल का आंसर देने में, ओनली 15 सेकंड। अगले सवाल की तरफ अगर मैं चलूं तो सेकंड क्वेश्चन है 2024, अगेन पूछा गया है सवाल। लेटेस्ट में ईयर इसलिए लिखवा के ला रहा हूं ताकि आप समझ सको कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है, किस सोच को रख के वो लेवल बना रहा है एग्जामिनर। सवाल है बच्चे, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 0.2 सेंटीमीटर है? 0.2 बच्चे, 0.2 सेंटीमीटर का मतलब है कि पॉइंट को हटाऊं अगर मैं तो 2/10 होता है, पॉइंट को हटाने के बाद, तो 1/5 सेंटीमीटर आप कह सकते हो, 1/5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भैया त्रिभुज की भुजा हमको क्या दे रखी है? 1/5 सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चा? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी कि मैं अगर कहूं तो √3/4 इंटू 1/5, भुजा तो 1/5 है ना, इसका स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 1/5 का स्क्वायर है 25, तो ये हो जाएगा √3/25 चौके 100, √3/100। वेरी सिंपल, कर दिया आपने आराम से, है ना। इस सवाल को देखिए जरा। सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बताओ जिसका क्षेत्रफल 16√3 है। इस बार हमें एरिया दे दिया और भुजा पूछ ली। अगेन 2024 जीडी का सवाल है। आप कहेंगे सर एरिया तो होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, और जो कि हमको दिया हुआ है 16√3, √3 से √3 उड़ा दो, 16 से 4 की गुणा होगी यानी कि ए स्क्वायर हम कहेंगे 4 इंटू 16 यानी कि 64। और प्यारे भाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ए बराबर कितना हो जाएगा? 64। तो अंडर रूट ऑफ 64 दुनिया जानती है 8 होता है। कितना होता है? 8। यहीं पर अगर परिमाप पूछने लगे तो 8 तिया 24, तो परिमाप हो जाएगा। आपको मैं सवाल देकर जा रहा हूं, मतलब अभी 1-2 सवाल और कराऊंगा, लेकिन इसमें मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको कि आपको इसी क्वेश्चन में पेरीमीटर भी बताना है, आपको इसी क्वेश्चन में ऊंचाई भी बतानी है, हाइट क्या होगी, आपको इसी सवाल में अंतःवृत्त की त्रिज्या भी बतानी है, इसी सवाल में आपको परिवृत्त की त्रिज्या भी बतानी है, इसी सवाल में आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या का रेशियो बताना है, और इसी सवाल में आपको इन सर्कल और एरिया इन सर्कल और
सर्कम सर्कल के एरिया का रेशियो भी बताना है। इसको तो आप कह देंगे सर ये तो 2:1 होगा और ये 4:1 होगा। चलो ये तो फिक्स है, आपने बता दिया, लेकिन ये सब आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आपके बहुत सारी प्रैक्टिस यहीं पर हो जाएगी। अगले सवाल पर अगर हम चले, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 9 है तो क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि उस आपको हाइट उसने दे दी। हाइट कितनी है बच्चे? 9। हाइट है 9 और हाइट का फॉर्मूला होता है मेरे भाई √3/2। √3/2 इंटू ए। तो यहां से ए कितना हो जाएगा? 2 नाम 18 और √3 नीचे आ जाएगा। यानी कि यहां पर ए हमको मिला है कितने? 18/√3। हमसे कह रहा है एरिया बताओ कितना होगा। एरिया कितना होता है बच्चा? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 और √3 का स्क्वायर 3 होता है ना, याद रखना। रूट ए होता है, तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। 4 से जाएगा 4 8 32, 4 एकम 4, 3 से जाएगा 27 3 81। यानी कि 27√3 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, 27√3। अच्छा, आंसर भी दे दिया बच्चे ने, 4 8 12 16, वेरी गुड। ये सवाल करेंगे भाई जरा। सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 है पेरीमीटर, तो कह रहा है इसकी ऊंचाई बताओ कितनी होगी। पेरीमीटर दे दिया, पेरीमीटर दे दिया हमको। पेरीमीटर कितना होता है बच्चे? 3a, 3 गुणा भुजा कितना है बच्चा? 36√3। तो 3 से 36 जाएगा 12 बार, यानी कि भुजा कितनी आ गई प्यारे भाई? 12√3। और आपसे इसकी ऊंचाई हाइट पूछ ली। हाइट होती है सर √3/2 इंटू ए, है ना। तो ये हो जाएगा √3/2 और ए कितना है? 12√3। आप कहेंगे 2 छिक्के 12, तो 6√3 गुणा √3। तो √3 गुणा √3 कितना होता है? 3 होता है, और 6 तिया कितना होता है? 18 होता है। √3 बच्चे 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि सपोज अगर मैं √a का स्क्वायर करता हूं या फिर √a गुणा √a करता हूं तो वो a होता है। लेट सपोज मैंने आपसे बोला है 2√2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4 गुणा और √2 का स्क्वायर खुद 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। सपोज मैंने आपसे बोला है कि 5√5, 5√3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और √3 का स्क्वायर होता है 3, यानी कि 75। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। सपोज अगर मैं यहीं पर लिखता हूं बच्चे, यहीं पर मैं लिखता हूं 2/√2, तो इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे सर ये जो 2 है ना, इस ऊपर वाले 2 को क्या मैं ऐसे लिख दूं? √2 गुणा √2 बटा √2 तो नीचे है, तो √2 से √2 कट जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। सपोज अगर मैंने आपसे कहा 18/√3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लगाओ दिमाग। मैंने कहा 18/√3, बच्चे 18/√3 को कैसे सॉल्व करना है? देखो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो इसको 6 तिया 18 लिखो, 6 गुणा 3 18, और फिर इस 3 को भी क्या लिखो? 6 गुणा √3 गुणा √3 बटे √3, और फिर आप ऐसे √3 से √3 काटो तो 6√3 मिलेगा। या फिर आप ऐसे करो कि √3 नीचे है ना, तो √3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, तो भैया ऊपर क्या आ जाएगा? 18√3, और नीचे √3 गुणा √3 क्या बनाएगा? 3 बनाएगा, और 3 छिंग 18, यानी कि हमें क्या मिलेगा? 6√3। क्या मिलेगा? 6√3। ओके, चलो तो एक सवाल और देखते हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। अरे भैया, ये तो मैंने डायरेक्ट आपको याद करा लिया, ये तो मैंने डायरेक्ट याद करा दिया आपको कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो। एरिया का पूछ रहा है, साइड का नहीं, एरिया का। अगर आपसे कहेगा परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या, सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो, आप कहेंगे 2:1। अगर आपसे कहेगा एरिया का रेशियो क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। हमेशा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगर
एरिया का रेशियो कहेगा तो। उम्मीद करता हूँ बहुत मजा आया होगा आपको आज की क्लास में। 36 कौन सा 36 बच्चे, ये 36 हमको दिया हुआ है, ये रहा 36√3 परिमाप दिया हुआ है, क्या बात कर रहे हो। चलो तो ठीक है, कल हम अपना नेक्स्ट चीजें जो है शुरू करेंगे। कल हम समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस पढ़ेंगे। आइसोसेलेस हालांकि एग्जाम में बना नहीं है, नहीं बनता है आपके जीडी में, लेकिन फिर भी हम फॉर्मूला और 2-4 सवाल उस पर कर लेंगे और फिर हम कल अपना जो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसको करेंगे। टाइम बचा तो हम चतुर्भुज में से अपना जो स्क्वायर है उस वाले पार्ट को फॉर्मूला वगैरह तो कर ही लें। बाकी बच्चे पढ़ते रहिए, मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन यानी कि कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।